हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मनोविज्ञान के पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भाग नंबर 6 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने 5 भाग अपलोड कर दिए हैं, तो उम्मीद है आपको वो पसंद आ रहे होंगे और आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के वो वीडियोस ज़रूर देखें। हमने 5 भाग में कम से कम 5 भाग में हमने 10 प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए और 10 प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न होते हैं। तो इस तरीके से हमने अब तक 300 प्रश्न है वो हल कर लिए हैं। 300 होते हैं, तो ये अब तक हमने 300 प्रश्न पत्रों को हल कर लिए हैं। अब बहुत कुछ थोड़े से बचे हैं, तो उनको भी हम 1-2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के लिंक ले सकते हैं और उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। पहला प्रश्न, आज के वीडियो में हमने एग्रीकल्चर और कॉमर्स के प्रश्न पत्र सम्मिलित किए हैं। इनके 30-30 प्रश्न अर्थात 60 प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी एक है वो जो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो वो हमें है वो बतानी है। तो इसमें क्या है, विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, बिल्कुल होने लगते हैं। परिवार से स्वायत्ता बनना आरंभ करते हैं। परिवार अर्थात जो बच्चा किशोरावस्था में होता है वो उससे पहले जो बच्चा होता है उसकी वो परिवार पर निर्भर रहता है, लेकिन उसके बाद में जो किशोरावस्था का समय आता है उसमें बच्चा अपने अपने आप पर निर्भर होना शुरू हो जाता है, स्वायत्ता उसमें आरंभ हो जाती है। देन उसके बाद में वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता आती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी ये सारा जो परिवर्तन है तो वो किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। जो संवेगिक संप्रेषण हो, स्वसमझ हो, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ हो, पारस्परिक कौशल हो, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये है वो विकास की कौन सी अवस्था में माना जाता है, या ये विकास के कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है। शारीरिक है या संवेगात्मक या सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या गतिक विकास है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा संवेगिक विकास, सांवेगिक विकास एवं सामाजिक विकास। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चे में संवेगात्मक रूप से समझ आ रही है, विकास हो रहा है उसका, और सामाजिक रूप से उसका विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। एरिक्सन द्वारा किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो वो है आपके पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका एरिक्सन ने ये किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था मानी जाती है। एरिक्सन ने कुल 8 अवस्थाएं बताई है, जिसमें विश्वास बनाम विश्वास, पहचान बनाम भूमिका और उसके अलावा शर्म बनाम स्वाधीनता, ये कुछ उन्होंने अवस्थाएं दी है। तो इसमें जो अवस्था है ये पूछी है कि किशोरावस्था में उन्होंने कौन सी अवस्था बताई है मनोसामाजिक विकास की, तो वो किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका की अवस्था है वो मानी जाती है। विश्वास बनाम अविश्वास ये पहली अवस्था मानी जाती है। स्वायत्ता बनाम शर्म बनाम स्वायत्ता या स्वायत्ता बनाम शर्म एवं संदेह, ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। पहल बनाम अपराध बोध, तो ये तीसरी अवस्था है। तो इस तरीके से करके एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है।
अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, व्यवहारवाद। अगला है, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? यानी जो जीन पियाजे ने अवस्था बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी, तो ये जो पूछा है कि किशोरावस्था है वो जीन पियाजे के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो वो जीन पियाजे की चौथी अवस्था होती है, और वो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीपेशी अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जा सकता है, या इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से कौन सी है वो संबंधित मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, सभी विकल्प सही है। इसमें देखो, प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यू रचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना, तो ये सारी विशेषताएं हैं वो किशोरावस्था की मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर ऑप्शन सभी हो जाएगा। अगला है, I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। किसने? I.K. डेविस ने। I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा इन चारों कार्यों के सही तार्किक क्रम दर्शा रहा है? तो सही क्रम है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर विकल्प, नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। अगला है, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? यानी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? तो नहीं है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, बाकी ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से जटिल होता है, पूर्ण से अंश माना जाता है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त माना जाता है, मूर्त से अमूर्त माना जाता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किसके उदाहरण माने जाते हैं? तो ये आपके अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, जैसे लाइनक्स है, विंडो एक्सपी है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, पूरा संपूर्ण कंप्यूटर है जो बाहरी जिसका आवरण है, जिसको हम उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, पटक सकते हैं, फोड़ सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। और स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर क्या होता है? ये स्पाईवेयर एक एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर माना जाता है स्पाईवेयर। और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो ऑफिस 2007 के नाम से जाना जाता है, 2010 के नाम से जाना जाता है, 2013 के नाम से जाना जाता है, 16-20 ये इनके नाम से जाना जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की बात हुई। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक B.F. स्किनर माने जाते हैं। कौन है? B.F. स्किनर माने जाते हैं। चलिए अगला है, A. लुम्सडेन किसके प्रतिपादक है? ये आप मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। A. लुम्सडेन, इस
का पूछने का कारण ये है कि मैंने पहले के वीडियो में इनके बारे में अच्छी तरह से बताया है, प्रश्न आया हुआ है। तो आपको आ रहा है तो ऐसे ही बताएं, अदरवाइज़ कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है तो सर्च करें। सर्च करने के बाद में आप कमेंट में इसका उत्तर मुझे ज़रूर दें। अगला है, पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है आपके एडगर डेल ने। एडगर डेल ने ये बात है वो कही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? यानी संप्रेषण के दौरान जो मनोवैज्ञानिक रूप से बाधाएं आती है तो उनमें से कौन सी बाधा है वो नहीं है, तो वो हमें बतानी है। तो वो पूर्वाग्रह होता है, गलत प्रत्यक्षीकरण होता है और ज़रूरत से अधिक चिंताएं होती है, लेकिन शारीरिक विकृतियां ये वो नहीं मानी जाती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामयिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? सामयिक बुद्धि से संबंधित नहीं है तो वो हमें बताना है। तो इसमें संवेगों का अनियमितीकरण ये इसका घटक नहीं माना जाएगा, जबकि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है वो नहीं है, वो हमें बतानी है। तो ये सामाजिक अनुकरण है वो क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं माना जाएगा, जबकि रूपण है, विलोपन है और सहज पुनः प्राप्ति ये भी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो इस प्रश्न में विकल्प है आपके बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में है आपके समस्यात्मक अवस्था, बिल्कुल समस्यात्मक अवस्था है। और उसके बाद में संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन उत्तर इसका क्या होगा? ये होगा वयस्क अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वयस्क अवस्था। अगला है, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, अन्वेषण अधिगम। यानी अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी क्या करता है, दी हुई अधिगम जो सामग्री है उसकी सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, यानी तो खोज, डिस्कवरी लर्निंग उसको कह सकते हैं, अन्वेषण अधिगम होगा इसका। अगला है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है, तो उसको किस नैतिकता के अंतर्गत जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, नैतिकता का परंपरागत स्तर माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है तो वो हमें बताना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। बहुत अच्छा कहना ये पुनर्बलन है, बच्चे की प्रशंसा करना ये भी पुनर्बलन है, बच्चे की को कक्षा का मॉनिटर बना देना ये भी है, लेकिन बच्चे को टॉफ़ी खाद्य पदार्थ देना ये इसका पुनर्बलन नहीं है। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र में हमें वो पहले वाला जो प्रश्न था उसमें उससे ये पता चल रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्योंकि MS वर्ड हमने इससे पहले 2-3 पहले प्रश्न जो आया था उसमें पढ़ा था। MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, उबंटू ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
लाइनक्स ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 10 ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है? लक्ष्य या उद्देश्य ये शिक्षण प्रतिमानों का मुख्य तत्व है। संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, लेकिन मौखिक शास्त्रीय ये नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन 124 का 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? यानी सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं आता? सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, यह है वो शिक्षण प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें अगर संप्रत्य प्रतिमान की बात करें तो ये ब्रूनर का माना जाता है। और जैविक विज्ञान पर्चा प्रतिमान की बात करें, जैविक विज्ञान पर्चा प्रतिमान की बात करें तो ये जे सकबाब का माना जाता है। अगर इसी में अगर जैविक विज्ञान नहीं देकर के केवल पर्चा प्रतिमान की बात करें, केवल पर्चा प्रतिमान की बात करें तो वो रिचर्ड एच सचमैन का माना जाता है। और अग्रिम संगठन प्रतिमान की अगर बात करें तो ये डेविड आशुबेल का माना जाता है, डेविड आशुबेल का माना जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक है। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये अभी हमने इसी वीडियो में देख लिया है। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड पी आशुबेल माने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, डेविड पी आशुबेल माने जाते हैं। जे.एस. ब्रूनर कौन से हैं? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में रिचर्ड सचमैन है वो पर्चा प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये बी मैसियल्स और कॉक्स है, कहीं फोक्स भी नाम आता है इनका। तो इनका सामाजिक पर्चा या जांच प्रतिमान है वो माना जाता है, सामाजिक पर्चा या जांच प्रतिमान माना जाता है। अगला है CAI। CAI इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है CAI का? CAI का पूरा रूप है वो क्या है, वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन है वो CAI का पूर्ण रूप या पूरा नाम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? यानी संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर किसने वो बल दिया है? तो वो लेव वाइगोत्स्की की बात है वो आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, यानी संज्ञानात्मक विकास में अगर समाज और संस्कृति की बात करें तो वो लेव वाइगोत्स्की माने जाते हैं। यही ऐसा ही प्रश्न है वो अगले इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न पत्र में पढ़ा था। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में समाज एवं संस्कृति को उन्होंने बहुत अधिक महत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण उपागम नहीं है, वो हमें बताना है। तो ये हो जाएगा आपके प्रदर्शन उपागम। बाकी इसमें निर्मितवादी सहकारी अधिगम उपागम है, ह्यूरिस्टिक उपागम है और समूह परिचर्या उपागम माना जाता है। ह्यूरिस्टिक मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। अगला है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत जो थार्नडाइक का माना जाता है, थार्नडाइक का माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का माना जाता है। और संकेत अधिगम सिद्धांत
जिसे सिंगल लर्निंग कहते हैं, तो कोहलरकोफ का वर्दीमर का है वो माना जाता है। एक नकारात्मक पुनर्बलन कौन सा है, इसमें से नकारात्मक पुनर्बलन है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करना। वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है एक नकारात्मक पुनर्बलन माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। वांछनीय व्यवहार को कम करना नहीं है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है या कम करता है, और अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चेनिंग की संकल्पना संबंध है। चेनिंग की संकल्पना संबंध है, तो यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है। केवल किशोर अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है वो संवेगात्मक विशेषता, कौन सी है वो पाई जाती है, तो वो वीर पूजा है, वो इस किशोर अवस्था में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीर पूजा। वीडियो आज बहुत बड़ा बन गया है और टाइम की लघुता को देखते हुए आज के वीडियो में एक प्रश्न पत्र ही सम्मिलित करेंगे। कल के वीडियो में देखेंगे। मैं जितना ज़्यादा शॉर्ट होता है उतना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न से संबंधित रिलेटेड जो जानकारी है वो दे देता हूँ, तो उस चक्कर में वीडियो है वो थोड़ा लंबा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि एक वीडियो के अंदर एक प्रश्न पत्र ही ठीक है या इनको दो में चलाने दें। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं आज है वो समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के जो 30 प्रश्न हैं उन 30 प्रश्नों को आप एक एग्ज़ाम के तरीके से आप हल करें और फिर देखें कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। और जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उन प्रश्नों के संख्या आप मुझे उत्तर के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले समय हिस्ट्री और पॉलिटी के जो भी प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।